1 फरवरी 2025 को हमारे इंडिया के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया। आइए इस बजट के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। बजट, ऐसा लगता है इसने तो तहलका मचा दिया। 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। दिस इज रियली रेवोल्यूशनरी। देयर इज अ कैच। There is a catch. Yes, of course. There is always a catch. So let's discuss the things in detail. सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट की स्पीच में यह कहा कि वो एक डायरेक्ट टैक्स का बिल, इनकम टैक्स बिल 7 दिनों में पेश करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिर भी उन्होंने कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस में अमेंडमेंट डिस्कस करे। तो ये जो अमेंडमेंट्स है, इट इज बट ऑब्वियस कि ये अगले एक्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दोस। बजट में निर्मला जी ने स्लैब रेट में कंप्लीट चेंज कर दिया है। अप टू 4 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स और हर 4-4 लाख के स्लैब में 5% का टैक्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है। एंड 24 लाख के अबव की इनकम पर अब 30% टैक्स लगेगा, जो पहले 15 लाख के ऊपर की इनकम पर ही लगने लग जाता था। पर तुमने तो टैक्स 4 लाख की इनकम से ही शुरू करवा दिया, जबकि ये तो बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। यस, दैट्स द कैच। अगर हम नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपीज का टैक्स आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने 60,000 की रिबेट अलाउ कर दी है और उस फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो अप टू 12 लाख तक की इनकम पर हमारा निल टैक्स बनता है। और सैलरीड एम्प्लॉइज के केस में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यानी अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपीज तक भी है तो भी उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वेरी क्विकली हम देखते हैं, अगर आपके 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो पुराने स्कीम में आपको 83,200 रुपीज का टैक्स आ रहा है, जबकि नई स्कीम में आपको कोई टैक्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका 83,200 रुपीज टैक्स कम लग रहा है, आपका टैक्स बच रहा है। 15 लाख तक की इनकम में 1,45,600 रुपए टैक्स जो आता था पहले, वो अब घट के 1,09,200 हो गया है। 20 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स आ रहा था वो 3 लाख था, जो अब 2 लाख हो गया है। और 25 लाख तक की इनकम के ऊपर 4.5 लाख रुपए तक टैक्स आता था, जो 3.5 लाख रुपए तक हो गया है। तो आप अगर ये देखेंगे तो सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग हो गई है टैक्स पेयर्स को। यानी कि सिर्फ 12 लाख तक की इनकम वालों को ही बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट तो एंटायर मिडिल क्लास को जा रहा है। ऑब्वियसली। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम 12 लाख तक ही हो लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। यस, आज की तारीख में हर टैक्स पेयर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 2 तरीके की इनकम हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो दोनों ही स्पेशल रेट पे टैक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स 12.5% पे टैक्स होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स 20% पे टैक्स होता है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है तब भी आपको ये जो 87A का 60,000 टैक्स बेनिफिट का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा स्पेशल रेट के केस में। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म, तो आपको उस 4 लाख रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से 80,000 रुपए टैक्स भरना ही पड़ेगा। बाकी की आपकी इनकम रिबेट के अंदर आ जाएगी। ये चीज सिर्फ शेयर्स वालों के लिए ही है या स्पेशल रेट में और भी चीजें आ जाती है? एनी स्पेशल टैक्सेशन रेट इज कवर्ड। यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां भी आता है वो चीज इसमें कवर हो जाएगी। यस। सो एज अ समरी वी कैन से 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। लेकिन अगर आप सैलराइड पर्सन हैं तो 12,75,000 रुपए तक नो टैक्स। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है लेकिन आपकी इनकम स्पेशल रेट में कवर हो रही है, देन यू विल हैव टू पे टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत से चेंजेस आए हैं। सैलरीड एम्प्लॉइज को कंपनीज कई बार बहुत से बेनिफिट्स एक्स्ट्रा देती है जिन्हें परक्विजिट्स का नाम दिया जाता है। उसके बारे में भी कुछ चेंजेस आए हैं। यस, कुछ केसेस में परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट हो गए हैं, यानी कि वो आपकी इनकम में जुड़े नहीं जाएंगे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सैलरी रेंज हो तो, जो अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इस बजट में टीडीएस की रेट्स को भी रैशनलाइज किया गया है, यानी लिबरल किया गया है। आइए डिस्कस करते हैं टीडीएस रेट्स में टैक्स पेयर के लिए क्या क्या लिबरलाइजेशन आया है। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट के केस में पहले नॉर्मल पर्सन को 40,000 रुपीज और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपीज तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं लगता था। अब ये लिमिट बढ़ा के 50,000 और 1 लाख रुपीज हो गई है, यानी सीनियर सिटीजन को अगर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मिलता है एफडी या आरडी से, उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
टैक्स तो हमें बाद में भी देना ही पड़ेगा ना, पर उससे फायदा क्या अगर अभी टीडीएस ज्यादा लिमिट बढ़ा दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से नीचे है तो आपको उस केस में कोई टैक्स नहीं आएगा। तो बेकार में जो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास फंस रहा है और आपको आईटी रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड लेना पड़ता है, आप उस परेशानी से दूर हो जाएंगे। किसी भी कंपनी के शेयर्स पर जो हमें डिविडेंड इनकम मिलती है, उसमें पहले 5,000 रुपए तक की इनकम पर ही टीडीएस कट जाता था। ये लिमिट भी बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दी गई है। कमीशन और ब्रोकरेज के केस में टीडीएस की लिमिट 15,000 से 20,000 रुपए कर दी गई है। यानी अब आप किसी ब्रोकर को सालाना 20,000 रुपए या उससे ज्यादा देंगे तो ही आपको टीडीएस काटना है, वरना टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो आप प्रोफेशनल फीस देते थे, उसमें पहले 30,000 रुपीज की लिमिट पर ही आपको टीडीएस काटना होता था, जो लिमिट बढ़ाकर अब 50,000 रुपीज कर दी गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रेंट के केस में पहले आपका सालाना रेंट 2,40,000 या उससे ज्यादा हो तो ही आपको टीडीएस काटने की जरूरत होती थी, मगर अब ये लिमिट को बिल्कुल अलग तरीके से ले आया गया है। 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा अगर आपका रेंट हो तो आपको टीडीएस काटना है। ये सालाना 6 लाख की लिमिट नहीं है, ये पर मंथ 50,000 की लिमिट है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 4 महीने के लिए रेंट पे ली है और उसका रेंट लाख रुपए महीना है तो टोटल 4 लाख रुपए होता है। ऐसे केस में आप ये सोच के टीडीएस मत काटना कि 6 लाख रुपए साल से कम है। आपका पर मंथ रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो इस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस के साथ में टीसीएस के प्रोविजंस में भी रैशनलाइजेशन लाया गया है। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता था और वो किसी पर्टिकुलर अपने कस्टमर या वेंडर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का मटेरियल परचेज या सेल करते थे, तो ऐसे केस में टीडीएस और टीसीएस दोनों को प्रोविजंस लागू होते थे। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता था कि किसको टीडीएस काटना है या किसको टीसीएस कलेक्ट करना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने टीसीएस के प्रोविजंस हटा दिए हैं, ओमिट कर दिया है। अब सिर्फ इस टाइप के ट्रांजेक्शन पे टीडीएस ही कटेगा। यानी जो व्यक्ति मटेरियल परचेस कर रहा है वो टीडीएस काट के ही पेमेंट देगा, टीसीएस के प्रोविजन सबसे लागू नहीं होंगे। ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया एक्चुअली। एब्सोल्युटली। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के केस में भी एक प्रोविजन को लिबरल कर दिया गया है। पहले यदि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती थी, इन दैट केस 2 प्रॉपर्टीज तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन तीसरी या उससे ज्यादा जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसके केस में आपको डीम्ड रेंट इनकम बतानी पड़ती थी और उस पर टैक्स देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपायर नहीं होने का रीजन हमें यह देना होता था कि हम उस प्लेस पर नहीं रहते हैं जहां वो प्रॉपर्टी है, एंड दैट टू फॉर बिजनेस रीजन, यानी मेरा बिजनेस कहीं और है और मेरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कहीं और है और उस वजह से वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। लेकिन अब ये प्रोविजन को रैशनलाइज कर दिया गया है। अब आपकी कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज को बिना किसी सवाल जवाब के एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उस पर कोई डीम्ड रेंट नहीं देना है। यानी प्रोविजन इज द सेम, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होते थे उसमें लिबरलाइजेशन लाया गया है। अनकंडीशनल एग्जेम्पशन दे दिया गया है। स्टार्टअप के केस में सरकार बहुत अच्छे टैक्स बेनिफिट देती थी, आप बता सकते हैं वो क्या है? कोई भी स्टार्टअप अगर आपका रिकॉग्नाइज हो जाता है तो वो 10 साल के लिए रिकॉग्नाइज रहता है। उन 10 साल में से किसी भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते थे। यानी आपकी इनकम टैक्स या तो नहीं लगेगा या रैशनलाइज रेट पे लगेगा, मगर उस केस के लिए आपको इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना पड़ता था। इस टैक्स बेनिफिट के लिए पहले वही स्टार्टअप्स एलिजिबल थे जो 31 मार्च 2025 के पहले रजिस्टर हो चुके हों, लेकिन यही टाइम लिमिट अब बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई है। स्टार्टअप के केस में एक बेनिफिट और दिया गया है। उनका जो क्रेडिट गारंटी कवर था वो 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया। यानी अब 20 करोड़ तक का लोन वो बिना किसी सिक्योरिटी के ले सकते हैं, विच विल बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। That clearly shows that this government is startup friendly government. Yes. Updated ITR जो पहले सिर्फ 2 साल तक का फाइल किया जा सकता था, वो भी अब बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप पिछले 4 साल तक के अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। यस, इस केस में कैच और भी है। कैच ये है कि आपका जितना डिलेड आईटीआर फाइल होगा उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, अगर आपने अपडेटेड आईटीआर विद इन 12 मंथ्स फाइल कर दिया है तो आपको 25% ऑफ द टैक्स एडिशनली पे करना पड़ेगा ओवर एंड अबव जो आपको बेसिक टैक्स आ रहा है प्लस इंटरेस्ट। 24 महीने में किया तो 50%, 36 महीने में किया तो 60% और 48 मंथ्स में किया तो 70%। With this, we conclude the direct tax amendments और अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स में आए हुए अमेंडमेंट्स।